कहानी की शुरुआत होती है एक पिता और बेटी से जो एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए निकलते हैं। रास्ते में पिता को पॉलन एलर्जी के कारण छींक आ जाती है। कुछ ही सेकंड के डिस्ट्रैक्शन में एक सफेद घोड़ा अचानक रोड के बीच आ जाता है। जब एलियट को होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घोड़ा उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। घोड़ा दर्द में तड़प रहा होता है और वह जगह इतनी आइसोलेटेड होती है कि आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं। मजबूर होकर पिता उसे मुक्ति देने का फैसला करते हैं। वो एक लोहे की छड़ लेकर उसके पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही करीब जाते हैं उन्हें एहसास होता है कि वो सिर्फ एक सफेद घोड़ा नहीं, वो एक यूनिकॉर्न है। उसके जख्मों से बैंगनी रंग का खून बह रहा होता है। एलियट घबरा जाता है क्योंकि उसे डर है कि अगर वह देर से पहुंचा तो जेल हो सकती है। इतने में यूनिकॉर्न एक जोरदार चिल्लाहट करता है और उसके सिर पर मौजूद हॉर्न से तेज रोशनी निकलने लगती है। रिडली उसकी बेटी जैसे ही उस हॉर्न को छूती है वो एक साइकेलिक वर्ल्ड में पहुंच जाती है जहां चारों तरफ रंगीन नेबुलास और कॉस्मिक रोशनी होती है। एलियट उसे आवाजें देता है लेकिन वो बेहोशी जैसी स्थिति में चली जाती है। अंत में एलियट उस यूनिकॉर्न के सिर पर छड़ मारकर उसे मार देता है। बैंगनी खून उनके चेहरों पर गिरता है। वो लोग गाड़ी में यूनिकॉर्न की लाश डालकर जल्दी से उस लेक साइड विला की ओर रवाना होते हैं जहां एलियट को एक अमीर परिवार का लीगल डायरी प्रॉक्सी लॉयर बनना है। इंटरव्यू में जाते समय एलियट को एक चौंकाने वाली बात महसूस होती है। उसकी 1000 डिग्री की नजर अचानक बिना चश्मे के भी बिल्कुल ठीक हो गई है। उधर रिडली बाथरूम में जाती है और अपना चेहरा धोती है। यूनिकॉर्न के खून से सना हुआ रुमाल जब वो अपने चेहरे पर लगाती है तो उसे पता चलता है कि उसके कई सालों से जमे हुए पिंपल्स एक झटके में गायब हो गए हैं। उसे यकीन हो जाता है कि यह सब यूनिकॉर्न के खून का असर है। उसी समय गाड़ी में पड़ा हुआ मृत यूनिकॉर्न अचानक जाग जाता है। उसके हंस से फिर रोशनी निकलती है और वह खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड उसे गोली मार देता है। यूनिकॉर्न मर जाता है पर उसका यूटिलिटी अभी बाकी है। रिडली और एलियट बताते हैं कि उनके एलर्जी, आईसाइट और पिंपल्स जैसे क्रॉनी इश्यूज सिर्फ यूनिकॉर्न के खून से छूने मात्र से ठीक हो गए। ये सुनकर डाइंग बिलियनियर का उत्साह लौट आता है। वो तुरंत मेडिकल और सिक्योरिटी टीम को बुलाता है। रिडली विला में लगी एक यूनिकॉर्न वाली टैपेस्ट्री कालीन को देखकर रिसर्च करता है और पता चलता है कि यह टैपेस्ट्री मेडवल टाइम्स से जुड़ी है। कुल 7 टैपेस्ट्री हैं जो एक कहानी बयान करती है। उस कहानी में एक राजा यूनिकॉर्न को पकड़ने के लिए कई हंटर्स भेजता है, लेकिन कोई सफल नहीं होता। अंततः एक प्योर हार्टेड लड़की की मदद से यूनिकॉर्न को मारा जाता है और कास्टल में बंद किया जाता है, लेकिन वह बाद में जीवित हो जाता है और पूरे महल में ब्लड शेड करता है। रिडली को लगता है कि यूनिकॉर्न से उसका एक साइकिक कनेक्शन बन गया है। रात में उसे सपने आते हैं जिसमें यूनिकॉर्न जंगल में कुछ ढूंढता दिखता है। उसी समय 2 लोग प्रोटेक्टिव सूट्स में आते हैं और रिडली उसके पिता को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते हैं। बिलियनर के आदेश पर डॉक्टर सॉन्ग अनाउंसेस करता है कि यूनिकॉर्न के हॉर्न से अब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं, लेकिन बिलियनियर और बाकी सभी लोगों को बस यूनिकॉर्न के खून से इनक्यूरेबल डिजीजेस के इलाज में रुचि है। डॉक्टर एक पाउडर निकालते हैं जो यूनिकॉर्न के हॉर्न से बना होता है और बताते हैं कि इसका असर यूनिकॉर्न के खून से भी बेहतर है। बिलियनियर तुरंत उस पाउडर को आईवी ड्रिप के जरिए अपने शरीर में डलवाता है। कुछ ही घंटों में डॉक्टर बताते हैं कि बिलियनियर के शरीर से सारे कैंसर सेल्स गायब हो चुके हैं। बाद में बिलियर अपने ग्लोबल नेटवर्क के जरिए डावोस इकोनॉमिक फोरम में जुड़े बिलियर्स को कॉल करता है और हॉर्न पाउडर को $1 अरब प्रति ग्राम की कीमत पर बेचना शुरू कर देता है और मिनटों में अरबों की कमाई हो जाती है। लेकिन रिडली सबके सामने कोल्ड वाटर जैसा रियलिटी चेक देता है। वह बताता है कि अगर यूनिकॉर्न सच है तो टैपेस्ट्री की चेतावनी भी सच हो सकती है और अगर यूनिकॉर्न ने बदला लिया तो सबकी तबाही तय है। इतनी भारी संपत्ति सामने हो तो कोई अमीर कैसे उसे छोड़ सकता है। अमीर व्यक्ति ने गंभीरता से रेडली को मना कर दिया और कहा कि उसकी बातें बिल्कुल बकवास हैं। रेडली गुस्से में बाहर निकल गया, अकेला कार में बैठा रहा और आसमान में लेजर बीम्स चमक रही थी। यूनिकॉर्न की लाश को वैक्यूम पैक कर डस्ट फ्री कॉरिडोर से होते हुए लैब भेजा जा रहा था, मगर ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे कि अचानक पावर कट हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर की आवाज तेज होती गई। आसपास से रह रहकर डरावनी दहाड़े सुनाई देने लगी। आसमान की लेजर और ज्यादा तेज हो गई और उसी लेजर में थंडर स्टॉर्म भी चमक रहा था। दहाड़े पास आती गई। डॉग सॉन्ग को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। जब उसने कपड़ा उठाया तो देखा एक विशाल पंजा उसके शरीर को चीर चुका था। प्लास्टिक कवर के पार एक और भी बड़ी यूनिकॉर्न की परछाई मंडरा रही थी।
रेडली कार में बैठा फ्लैशलाइट से अंधेरे में इधर उधर देख रहा था। यूनिकॉर्न को रोशनी ने आकर्षित किया और वो अचानक कार की तरफ दौड़ा। रेडली तुरंत साइड से बाहर निकला, कार के नीचे घुस गया, फिर मानसिक तैयारी कर तेजी से लॉक्ड रूम की ओर दौड़ा। अजीब बात यह थी कि यूनिकॉर्न अचानक शांत हो गया। वह रेडली के सामने घुटनों पर बैठ गया और अपना पंजा उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही रेडली ने उसे छूने की कोशिश की, सिक्योरिटी चीफ बंदूक लेकर आया और शांति तोड़ दी। घायल यूनिकॉर्न हवेली से भाग गया। सब लोग डाइनिंग टेबल पर चर्चा कर रहे थे। यूनिकॉर्न ने रेडली को क्यों नहीं मारा? रेडली को याद आया कि दिन में उसने बेबी यूनिकॉर्न के पंजे को छुआ था। शायद उसी स्पर्श ने एक खास संबंध बना दिया था। शायद यही वजह थी कि यूनिकॉर्न ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। अब अमीर आदमी ने सारे यूनिकॉर्न संसाधन पर कब्जा करने की ठानी। एक 5 लोगों की टीम बनाई ताकि घायल यूनिकॉर्न को जंगल में ढूंढा जा सके। नाम रखा गया वनडेड यूनिकॉर्न रेस्क्यू प्लान। जमीन पर फैले खून के निशानों को फॉलो करते हुए वो लोग कोहरे से भरे जंगल में यूनिकॉर्न तक पहुंच गए। उसके चमकते पंजे ने उसकी लोकेशन जाहिर कर दी थी। अमीर आदमी धीरे से आगे बढ़ा, झुककर यूनिकॉर्न को छूने लगा, मगर वो नहीं जानते थे कि उनके पीछे एक और बड़ी यूनिकॉर्न आ गई थी। सिक्योरिटी चीफ को उसी वक्त काटकर कोहरे में गायब कर दिया गया। दोनों यूनिकॉर्न्स कोहरे में छिपे अचानक हमला कर बैठे। आखिर में सिर्फ एलियट और अमीर आदमी ही जिंदा बचे, मगर यूनिकॉर्न्स उनका पीछा करते रहे। इसी बीच ब्लैक सिस्टर ने बेबी यूनिकॉर्न का पंजा काट दिया जैसे योजना थी। दोनों यूनिकॉर्न्स ने अमीर आदमी को दोनों तरफ से घेर लिया। वो उन्हें शांत करने की कोशिश करता रहा। शायद उसकी कोशिश काम कर गई। गोंग बाओ यूनिकॉर्न ने धीरे से सिर झुका लिया। अमीर आदमी ने फिर से उसे छूने की कोशिश की, लेकिन ठीक छूने से पहले यूनिकॉर्न ने उसके सिर को चीर डाला। बाकी बचे लोग हवेली में भागे और दरवाजा बंद कर लिया। इतनी भयानक घटना देखकर सभी ने ठान लिया कि यूनिकॉर्न से लड़ना बेकार है। वे पुलिस को कॉल करने वाले ही थे कि कमरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हुआ। बिजली चली गई, फोन नेटवर्क भी बंद हो गया। लगता है यूनिकॉर्न माता पिता ने उन्हें फंसाने की पूरी तैयारी कर ली थी। फैसला लिया गया कि बेबी यूनिकॉर्न को वापस लौटा दिया जाए, मगर एक दिक्कत थी, बिजली कटने से स्टेट गेट लॉक हो गया था। अब सिर्फ मैनुअली खोला जा सकता था। ब्लैक सिस्टर को बेबी यूनिकॉर्न लौटाने भेजा गया और बटलर को गेट खोलने। हालांकि यूनिकॉर्न लौटा दिया गया, मगर उसका पंजा लालची रिच किड ने रख लिया। जब ब्लैक सिस्टर ने बेबी यूनिकॉर्न को उसके माता पिता के सामने रखा तो उन्होंने देखा कि उसका पंजा गायब है। गुस्से से यूनिकॉर्न माता पिता ने ब्लैक सिस्टर को कमर से फाड़ दिया। इतनी खतरनाक स्थिति में भी रिच किड सिर्फ मुनाफे की सोच रहा था। कैसे यूनिकॉर्न्स को कैद कर उनकी ब्रीडिंग शुरू की जाए। उसने सोचा कि सबसे प्योर हार्टेड गर्ल को ढूंढकर यूनिकॉर्न्स को आकर्षित कर पकड़ा जा सकता है, और वो लड़की थी रेडली। बाहर अचानक सन्नाटा छा गया। रिच लेडी ने सोचा यूनिकॉर्न्स चले गए। वह लकड़ी की शेल्फ के पास गई और कान लगाया। अचानक एक पंजा उसके सीने को चीर गया। उसे घसीटते हुए बाहर ले जाया गया और नोच नोच कर मार डाला गया। रिच किड ने देखा तो तुरंत रॉकेट निकाला ताकि पास के ऑक्सीजन टैंक को ब्लास्ट कर सके, लेकिन अचानक रुक गया। उसे डर था कि धमाके में यूनिकॉर्न्स मर जाएंगे और उसका आर्टिफिशियल ब्रीडिंग प्लान खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने अपनी माँ को मरते हुए छोड़ दिया, और यह सब देखना वाकई दिल दहला देने के साथ साथ हास्यास्पद था। जब ये सामने आया कि यूनिकॉर्न का खून कैंसर का इलाज कर सकता है, तो एंटमैन और वेडनेसडे वुमेन को क्या फैसला लेना चाहिए? एलियट ने कट ऑफ हुफ लेकर यूनिकॉर्न को दूर ले गया ताकि बेटी रेडली को भागने का मौका मिल सके, लेकिन वे भूल गए थे कि पीछे रिच किड है। उसने रेडली को बाव एंड एरो से धमकाया और उसे हवेली के सामने घुटनों पर बैठने को मजबूर किया। गोंग यूनिकॉर्न दहाड़ते हुए उसके पास आया, मगर सामने आकर उसकी गोद में सो गया। यह साबित करता है कि रेडली सच में दिल से सबसे पवित्र लड़की है। रिच किड ने जल्दी से गोंग यूनिकॉर्न के हाथ पांव बांध दिए। इसी दौरान एलियट ने मान यूनिकॉर्न को भी कट ऑफ हूफ से बहलाकर वहां पहुंचा दिया। वो भी रेडली के पास आकर सो गई। अब रिच किड ने उसे भी बांध लिया और तय कर लिया कि सोमवार से यूनिकॉर्न्स की फार्मिंग शुरू करेगा। वो बड़बड़ाता रहा, तभी एलियट ने उसके पास आकर यूनिकॉर्न हॉर्न से उसे घायल कर दिया। रिच किड ने भी बो एंड एओ से वॉर किया। दोनों एक साथ गिर पड़े। स्लीपिंग यूनिकॉर्न्स जाग गए और अपने बंधन तोड़ दिए। रिच किड कांपते हुए खड़ा हुआ और बोला, थोड़ा सा यूनिकॉर्न ब्लड चाहिए, यही मेरी जान बचाएगा। मगर मुक्त हुए यूनिकॉर्न्स को देख वो हताश हो गया। एलियट भी मर गया। जब रेडली दुख में थी, तभी यूनिकॉर्न्स ने एलियट की एक टांग अपने बच्चे के पास रख दी। दोनों यूनिकॉर्न्स आमने सामने घुटनों पर बैठ गए। उनके पंजे टकराए और एक जॉइंट ब्लैक होल बना। अगले पल बेबी यूनिकॉर्न के घाव भरने लगे और कटा हुआ पंजा वापस जुड़ गया। एलियट भी दोबारा जिंदा हो गया। वो भी उसी ट्रांस में चला गया जैसे ब्रह्मांड में समा गया हो। ब्लैक होल बड़ा होता गया और एक्सप्लोजन के साथ बंद हुआ। बेबी यूनिकॉर्न खुशी से उछलता कूदता बाहर निकल गया।
उसके माता पिता भी पीछे पीछे चले गए। अब वे अपने बच्चे की हिफाजत करते रहेंगे। एलियट और रेडली अभी दोबारा जिंदा होने की खुशी मना ही रहे थे कि पुलिस आ गई और उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि हवेली में बहुत लोग मारे गए थे, इसलिए उन्हें हत्यारा माना गया। मगर पिता पुत्री मुस्कुरा दिए। उन्हें पता था कि कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तभी यूनिकॉर्न परिवार दोबारा लौटा, जैसे उन्हें मालूम हो गया हो कि रेडली फिर परेशानी में है। वह कार विंडो के पास आए और आंखों से इशारा किया कि सीट बेल्ट बांध ले। फिर उन्होंने पुलिस कार को टक्कर मार दी।